ओसामा बिन लादेन के हार्ड ड्राइव से आखिर CIA को ऐसा क्या मिला कि उन्होंने उन फाइल्स को दुनिया से हमेशा के लिए छुपाने का फैसला कर लिया। उन फाइल्स में कई ऐसे फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस हैं जिनके बारे में जानकर ओसामा के बारे में आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। मगर एक सवाल यह भी निकल कर आया कि इन फाइल्स को ओसामा ने अपने परिवार वालों से क्यों कोसों दूर छुपा के रखा हुआ था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हाथ जैसे ही ओसामा के फाइल्स लगते हैं, सभी मिलकर उसमें अल कायदा के गुजरे हुए कल की कहानी ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन फाइल्स में तो अल कायदा के आने वाले कल का और शायद उसके अगले वारिस का भी नाम लिखा हुआ था। What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media. 2 मई 2011 के रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के कंपाउंड पर दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मिलिट्री रेड हुई, जहां पर छुपा था दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन। एक आदमी जो दुनिया के हर एयरपोर्ट पर वांटेड था, जो अपने ही होम नेशन में बैंड था और जिसने एक ही दिन में 3000 से ज्यादा मासूमों को क्रूरता से मार दिया। 2 मई की रात को उसे मार गिराने के लिए लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे डेंजरस मिशन, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। एक ऐसा मिशन जिसका इंतजार अमेरिका 10 सालों से कर रहा था। 23 नेवी सील कमांडोज और 4 हेलीकॉप्टर्स, सबका निशाना सिर्फ एक, ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सिर्फ लादेन को खत्म करने के लिए नहीं था। सील्स को यह बात अच्छे से पता थी कि इसी कंपाउंड में खुफिया जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ होगा, और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को 18 मिनट्स तक और एक्सटेंड किया, स्पेशली ताकि वो वहां की हर एक डिजिटल चीज को उठा ले, जिनमें मौजूद थे 5 कंप्यूटर्स, 100 से ज्यादा USB ड्राइव्स, एक जायंट अनगिनत CDs और DVDs और कई सारे सेलफोन्स। अब इससे पहले कि मैं खुलासा करूं कि इन मटेरियल्स में क्या इंफॉर्मेशन छुपी थी, पहले इस वियर्ड बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ओसामा बिन लादेन को अपने खुद के ही देश सऊदी अरेबिया में ही क्यों बैंड कर दिया गया था। 54 बच्चों के खानदान में से 17वें नंबर का बच्चा ओसामा बिन लादेन असल में सऊदी अरेबिया का एक अरबपति धार्मिक बाप का बेटा था। अब सवाल यह आता है कि ओसामा तो एक मशहूर सऊदी के इन्फ्लुएंशियल बिजनेस टाइकून के घर पे पैदा हुआ था, राइट? तो आखिर उसे बैन क्यों कर दिया गया? ओसामा की फैमिली इतनी अमीर थी कि जब सऊदी किंग की ट्रेजरी खाली होने लगी, तब बिन लादेन की फैमिली ने लिटरली कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी खुद के जेब से 6 महीने की सैलरी पे की थी। अब अमीरी नहीं, ये फैमिली बहुत ही रिलीजियस भी थी, इंक्लूडिंग ओसामा हिमसेल्फ। हर साल सऊदी में जब दुनिया भर के मुस्लिम्स हज करने के लिए आते, तो ओसामा के फादर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को पर्सनली होस्ट भी किया करते। तभी ओसामा भी उन सभी से अक्सर मुलाकात करता और उनसे रिलेशंस बिल्ड कर लेता। पर अगेन वही सवाल वापस आता है कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद भी ओसामा को बैन क्यों किया गया? दैट्स बिकॉज़ ओसामा एक्सट्रीमिज्म के झांसे में आ गया। ओसामा की मां का कहना है कि ओसामा एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना बिकॉज़ उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन उसका कॉलेज था। ओसामा जेड्डा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था जब उसकी मुलाकात हुई मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स से। ओसामा की मां का मानना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया और उनको मुस्लिम सुप्रीमेसी के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए रेडिकलाइज कर दिया। और कोइंसिडेंटली फ्रेंड्स, इसी फेज के दौरान USSR ने अफगानिस्तान यानी एक मुस्लिम देश को इन्वेड कर लिया था। बस फिर क्या था, ओसामा का एक्सट्रीमिज्म और गहरा होने लगा। वो आए दिन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां पर सीक्रेट ट्रिप्स के लिए जाने लगे और अपने पुराने कनेक्शंस की मदद से वहां पर ऑपरेट हो रही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ नए कनेक्शंस बनाने लगे। इसके बाद ओसामा ने इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने देश मतलब कि सऊदी से भी वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। वो इन्हें रिक्रूट करता सऊदी से अफगानिस्तान में चल रहे जंग में शामिल कराने के लिए। पर इन वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग वो खुद नहीं करता बल्कि आउटसोर्स करता था दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ओसामा ने नेक्स्ट फोकस किया फंड्स को कलेक्ट करने में, जो अगेन उसके लिए काफी इजी था कंसिडरिंग हिज फैमिली स्टेटस। और देखते ही देखते 1984 में पेशावर में उसने अपना एक बेस भी खड़ा कर लिया, जहां वो डायरेक्टली वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। सभी वॉलंटियर्स का यहां से एक डेटाबेस भी तैयार होना शुरू हो गया। बेसिकली पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करने लगे और इस तरह शुरुआत हो गई अल कायदा की। पर इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इराक के नए लीडर
सद्दाम हुसैन ने गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशंस में अपने एक्सपेंशन को शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुवैत के बाद सद्दाम के निशाने पर था सऊदी अरेबिया, और अब ऐसे में अरेबिया को और स्पेसिफिकली मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी किंग को एक लेटर लिखा और अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। ओसामा अपने आदमियों को मोबिलाइज कर ही रहा था कि अचानक से खबर आई कि सऊदी ने अमेरिकन को मदद के लिए बुला लिया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ओसामा को अमेरिकन की हेल्प बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि सऊदी में किसी भी तरह का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं आए और अपने देश में सिर्फ और सिर्फ प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स की ही नींव बसी रहे। और इसीलिए अब ओसामा के रडार पर आ गया यूएसए। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और एक फतवा जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी है। यह रिलीजियस कार्ड बखूबी काम आया और फतवा लागू होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। अब ऑफ कोर्स सऊदी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। पर काफी स्मार्टली एक बार ओसामा ने एक बिजनेस मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया और बस इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया और कभी भी मुड़कर सऊदी का मुंह नहीं देखा। लेकिन सऊदी ने फिर भी कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यूएस ने ओसामा की बॉडी सऊदी को ऑफर भी की थी, पर सऊदी ने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया। नाउ सऊदी के बाद ओसामा की नेक्स्ट रिसाइडिंग प्लेस थी पाकिस्तान, पर उसे भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. इस इंटरव्यू में ओबामा ने ये डायरेक्टली बोल दिया कि पाकिस्तान में बिन लादेन का एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क मौजूद था और इसीलिए बॉडी देना तो दूर की बात, यूएस ने तो पाकिस्तान को लूप में रखना भी नहीं जरूरी समझा। एंड मे बी ओबामा वाज राइट ओवर हियर। को निकालने के लिए ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो है हीरो है हमारा जी, ठीक है। 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। टाइम इन एंड टाइम अगेन पाकिस्तानी टॉप लीडर्स ने बिन लादेन को हीरो और शहीद कहकर रेफर किया है, बट द मिशन वाज नॉट ओवर येट। सो एबटाबाद से वो बॉडी को अफगानिस्तान लेकर गए डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए और करीब 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लान के मुताबिक अरेबियन सी में एंकर्ड था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर से ओसामा की बॉडी को री-वेरीफाई किया, जिसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले ओसामा को नहलाकर उसकी बॉडी को व्हाइट कपड़े से रैप कर दिया गया और फिर यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर्स बोले, जो एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया और फाइनली बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया और इस तरह ओसामा's बॉडी वाज लॉस्ट फॉरएवर। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर और वहां मिली ओसामा की फाइल्स। सो जब सीआईए ने इन फाइल्स को डीक्लासिफाई किया तो जो सच सामने निकल कर आया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि ये ओसामा की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है और ओसामा के बारे में कई मान्यताओं को गलत साबित करती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा झूठ जो इन फाइल्स ने बेनकाब किया वो ये था कि दुनिया को लगने लगा था कि लादेन अब सिर्फ एक नाम का लीडर है, बस सिर्फ एक सिंबॉलिक आइडियोलॉजिकल फिगर हेड बनकर रह गया था, जिसका अलकायदा में अब कोई भी एक्टिव एग्जीक्यूशन रोल नहीं था। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत निकली। एबटाबाद के उस कंपाउंड में बिना इंटरनेट और फोन के बिन लादेन अलकायदा का एक मास्टरमाइंड था, जो अपने सारे ऑपरेशंस फ्लैश ड्राइव्स और एक बहुत ही ट्रस्टेड कुरियर सिस्टम के जरिए चला रहा था। The Al-Qaeda facilitator who served as Osama bin Laden's personal courier and the man who ultimately led CIA intelligence analysts and the Navy SEALs to bin Laden himself. अबू अहमद अल कुवैती इस कुरियर सिस्टम का नाम था। अल कुवैती बिन लादेन का सबसे वफादार और बाहर की दुनिया से जुड़ने का इकलौता जरिया था। बिन लादेन अपने ऑर्डर्स और मैसेजेस को एक फ्लैश ड्राइव में सेव करता। अल कुवैती उस फ्लैश ड्राइव को किसी इंटरनेट कैफे में ले जाता और वहां से पूरे अल कायदा नेटवर्क को वो कमांड्स भेज देता। मगर अनफॉर्चुनेटली इतना सिक्योर्ड सिस्टम ही लादेन की बर्बादी का कारण भी बना, क्योंकि सीआईए ने इसी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती का पीछा करते करते ही एबटाबाद के उस कंपाउंड को ढूंढ निकाला था। और बाय द वे ओसामा के ये ऑर्डर्स कोई छोटे मोटे नहीं थे। एक लेटर में तो बिन लादेन ने ये क्लियरली लिखा था, द फोकस शुड बी ऑन किलिंग एंड फाइटिंग द अमेरिकन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
वो शायद अमेरिका को एक और बड़ा जख्म देने की तैयारी में था, वो भी अमेरिका में हुए अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमले के 10th एनिवर्सरी के दिन। इस बार ओसामा के टारगेट्स थे अमेरिकन ट्रेन लाइंस जो पुल या घाटियों से गुजरती हैं, उन्हें डीरेल कर देना, साथ ही इंटरनेशनल ऑयल टैंकर्स को उड़ा देना और पिछले हमले की तरह इस बार भी फिर से प्लेन हाईजैक करके एक बड़ा धमाका करना। वो अमेरिका के लोगों में इतना डर और गुस्सा पैदा करना चाहता था कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और सबसे शॉकिंग बात, बिन लादेन दूसरों के घर बर्बाद करने के प्लान्स एक ऐसे कॉम्पाउंड से बना रहा था जहां वो खुद, उसकी 3 बीवियां, दर्जनों बच्चे और पोते पोतियों के साथ रहता था। मगर ओसामा के जहन में भी डर हमेशा छाया रहता था। हर चीज में उसे एक साजिश नजर आती थी। एक लेटर में तो उसने अपनी वाइफ को यह तक लिखा था कि हो सकता है ईरान के डेंटल विजिट के समय तुम्हारे दांत में ट्रैकिंग चिप लगा दी जाए, सो सतर्क रहो। 2017 में जब CIA ने ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद कंपाउंड से रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए तो एक 19 पेज अरबिक रिपोर्ट ने दुनिया को शॉक कर दिया। इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि कैसे शिया ईरान और सुन्नी अलकायदा, जो नॉर्मली नेचुरल एनिमीज होते हैं, सीक्रेटली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, सिर्फ अपने कॉमन एनिमी अमेरिका के खिलाफ। अब ये अनयूजुअल कोऑपरेशन 1991 से 92 में सूडान में स्टार्ट हुआ था, जब अमेरिका के खिलाफ शेयर्ड हेट्रेड ने इन राइवल्स को टेम्पररीली एक कर दिया। ये डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेट करता है, एनीवन हु वांट्स टू स्ट्राइक अमेरिका, ईरान इज रेडी टू सपोर्ट देम। ईरान ने अलकायदा को अपने IRGCs यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के थ्रू डायरेक्ट हेल्प दी, फंडिंग्स, वेपन ट्रेनिंग, सेफ पैसेज इन ईरानियन टेरिटरी विदाउट पासपोर्ट स्टैम्प्स और यहां तक कि सेफ हेवंस भी प्रोवाइड किए। बिन लादेन के ये खुद के वर्ड्स थे, ईरान इज आवर मेन आर्टरी फॉर फंड्स, पर्सनल्स एंड कम्युनिकेशन। इन्हीं फाइल से ही उसके बेटे हमजा बिन लादेन की शादी का वीडियो भी मिला और ये वीडियो इंटेलिजेंस के लिए लिटरली सोने की खान थी, क्योंकि इस वीडियो से पहली बार हमजा की एडल्ट फोटो सामने आई, जिस शख्स को अलकायदा के अगले लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एनालिस्ट ने उसके कंप्यूटर्स को खोजा। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो बिन लादेन की पब्लिक इमेज से बहुत ही अलग थी। एक तरफ वो अमेरिका को इमोरल कहता था, वहीं दूसरी तरफ उसके कंप्यूटर में अमेरिकन एनिमेटेड मूवीज मिली, जैसे डिज्नी और पिक्सार की कार्स, चिकन लिटिल और आइस एज। CIA को लगा कि ये शायद उसके बच्चों के लिए होगी, लेकिन ये चीज उसकी बनाई हुई इमेज को क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट करता था। उसके कंप्यूटर से कई सारे वीडियो गेम्स भी मिले, जैसे सुपर मारियो ब्रदर्स और फाइनल फैंटेसी 7। इसके अलावा एक गेम और था जो काफी आयरॉनिक था, काउंटर स्ट्राइक। हाँ, यस, वही काउंटर स्ट्राइक जिसमें एक टीम टेररिस्ट की होती है और दूसरी उन्हें रोकने वाले काउंटर टेररिस्ट की। और इन सब के बीच उसके कंप्यूटर में खुद उसके ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज भी मिली, जैसे वेयर इन द वर्ल्ड इज ओसामा बिन लादेन। मगर ओसामा के दिमाग को समझना इतना आसान नहीं था और इसका सबसे बड़ा सबूत उसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। एक तरफ उसके पास बॉब वुडवर्ड की ओबामा's वॉर्स और नोएम चॉम्स्की जैसे प्रोफेसर्स की अमेरिकन क्रिटिसिज्म वाली किताबें, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रैटेजी, फॉरेन पॉलिसी जैसे टॉपिक्स कवर किए गए थे, ये मिले। लेकिन इसी लाइब्रेरी का एक और हिस्सा था जो उसके सोच के दूसरे पहलू को दिखाता है। वो पहलू था कॉन्स्पिरेसी थियरीज से भरी किताबों का, द न्यू पर्ल हार्बर, जो कहती है कि 9/11 अमेरिका ने खुद ने करवाया। इवन ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी, जो दावा करती है कि दुनिया को एक सीक्रेट सोसाइटी चला रही है, वो ये सब भी स्टडी कर रहा था। सोचिए, एक आदमी जो खुद 9/11 जैसे अटैक का मास्टरमाइंड था, वो उन्हीं अटैक्स के पीछे के ऑल्टरनेट नैरेटिव्स भी पढ़ रहा था कि अमेरिका में क्या क्या मान्यताएं फैल रही है। लेकिन CIA ने बिन लादेन के कंप्यूटर में मिली हर चीज को पब्लिक नहीं किया। कुछ फाइल्स आज तक भी सीक्रेट है। CIA के अकॉर्डिंग उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली फाइल्स, करप्टेड फाइल्स और कॉपीराइटेड मटेरियल को रिलीज नहीं किया। मगर हां, एक कैटेगरी ऐसी भी थी जिसे नेचर ऑफ कंटेंट्स की वजह से रिलीज नहीं किया गया, और वो थी बिन लादेन की एक फेयरली एक्सटेंसिव पोर्नोग्राफी कलेक्शन। एक आदमी जो हर वक्त इस्लाम और नैतिकता की बातें करता था, जो अपने 2002 के लेटर टू अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी को इमोरालिटी और डिबॉचरी के लिए कोस रहा था और कहता था कि अमेरिका में औरतों को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वही आदमी एक्सटेंसिव पोर्नोग्राफी कलेक्शन कंज्यूम कर रहा था। इसके अलावा इन्हीं फाइल्स में मिला अलकायदा का एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें पूछे गए थे कुछ दिल दहला देने वाले सवाल। क्या तुम्हें कभी किसी कोर्ट ने गुनहगार माना है?
क्या तुम कभी जेल गए हो? तुम अपने जिहाद के रास्ते पर कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हो? और आखिरी सवाल, जब तुम शहीद हो जाओगे तो हमें किससे कांटेक्ट करना होगा? एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग मरते हैं, असली ट्रेजेडी ये है कि लोग जिंदा होते हुए भी अपनी इंसानियत खो देते हैं। अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि हर एक्सट्रीमिस्ट पहले एक आम इंसान था। किसी दिन वो भी हम सब की तरह ही सोचता था और फिर धीरे धीरे उसने सवाल करना छोड़ दिया, शक की जगह पर अंधा यकीन करना शुरू कर दिया और प्यार की जगह पर उसके जख्मों ने अंदर नफरत ला दिया। इसी नफरत को ब्रेन वॉशिंग के लिए यूज करके इन्हें यकीन दिलाया जाता था कि सिर्फ तुम सही हो और बाकी सब गलत। जब इंसान दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है, क्लोज माइंडेड हो जाता है, जब वो सवाल पूछना बंद कर देता है और सिर्फ वो अपने खुद के ही आवाज को सच मानता है और वो नफरत से भर उठता है बदले लेने की आग में, तब जाके वो एक इंसान एक आतंकवादी बनता है। इंडियन यूथ की सोच को ब्रॉड माइंडेड, साइंटिफिक, रैशनल और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए ही मैं एक साइंस चैनल भी चला रहा हूं, गेट सेट फ्लाई साइंस। समय मिले तो उसे भी चेकआउट करना। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।